नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति से बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने की अनुमति मांगी है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह चिट्ठी दिखाई तो सरकार बनाने को लेकर चल रही तमाम बहसें फिर से एक दूसरी दिशा में घूम गई। 4 सितंबर की इस चिट्ठी में उपराज्यपाल कहते हैं कि दिल्ली में 17 फरवरी 2014 से राष्ट्रपति शासन लागू है, संवैधानिक परंपराओं के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियत इस कायदे के मुताबिक कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश से पहले एक लोकप्रिय सरकार बनाने की सारी कोशिश कर लेनी चाहिए। मैं आभारी होऊंगा अगर भारत के माननीय राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी को, जो अब भी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, न्योता देकर यह जानने की इजाजत दे कि सरकार गठन में उनकी दिलचस्पी है या नहीं। अगर बीजेपी राजी हो जाती है तो मैं उनसे कहूंगा कि वो एक नियत समय के भीतर, संभवतः 1 सप्ताह के भीतर, सदन के सामने स्थायी सरकार बनाने के लिए जरूरी शक्ति प्रदर्शन करें। बीजेपी की प्रतिक्रिया देखकर भविष्य की कार्रवाई तय की जा सकती है। क्या दिल्ली के उपराज्यपाल को विधायकों के खरीद फरोख्त की बिल्कुल आशंका नहीं है? क्या उपराज्यपाल को इसका संज्ञान लेकर राष्ट्रपति को अवगत नहीं कराना चाहिए था? राष्ट्रपति को जो चिट्ठी लिखी गई है वो दोनों छोर से खुली हुई है। बीजेपी से पूछेंगे और बहुमत के लिए हफ्ते भर का समय देंगे। यह बहुमत कहां से आएगा? क्या इसका तरीका जायज हो? क्या राज्यपाल या उपराज्यपाल को किसी दल को न्योता देने से पहले इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए? संविधान तो यही कहता है कि राज्यपाल या उपराज्यपाल को इस बात से संतुष्ट होना होता है कि जिस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुला रहे हैं उसके पास बहुमत है या नहीं। अब सवाल आता है सीक्रेट बैलेट के शिगुफे का। यह शब्द ही संविधान के किसी भी प्रावधान में नहीं मिला। जिस एनसीटी एक्ट सेक्शन 9(2) की व्याख्या हो रही है उसमें सीक्रेट बैलेट नहीं लिखा है। उपराज्यपाल विधानसभा को संदेश भेज सकते हैं, यह प्रावधान तो है। प्रावधान में यह नहीं लिखा है कि सरकार बनाने के संदर्भ में संदेश भेज सकते हैं। सीक्रेट बैलेट अगर कहीं है तो क्या वो दल बदल कानून के खिलाफ नहीं है? बीजेपी ने अभी तक यह नहीं कहा कि उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या है। यह भी नहीं कहा कि वो सरकार नहीं बनाएगी और चुनाव होने चाहिए। तो ऐसे में क्या उपराज्यपाल को बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए? क्या दिल्ली में वाकई सरकार बनाने की कोई स्थिति आपको नजर आती है? अगर है तो यह तोड़ फोड़, खरीद बिक्री के अलावा क्या है? उपराज्यपाल इस आशंका से अनजान होकर क्या किसी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं? हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ अभय कुमार दुबे जी हैं, सीएसडीएस से, संबित पात्रा साहब बीजेपी, मनीष सिसोदिया हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और मनोज मिश्र जी हैं जनसत्ता के बड़े धुरंधर रिपोर्टर। आप तो 6 सितंबर को ही लिख दिए थे कि राज्यपाल दिल्ली को बुलाने वाले हैं, बीजेपी को बुलाने वाले हैं और ऐसा ऐसा होगा। लेकिन मनीष, हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या गलत है? अगर राज्यपाल औपचारिकतावश ही अगर ये पूरा कर लेना चाहते हैं कि अगर एक बार आपको मौका दिया, दूसरी बार हम उनसे पूछ लेना चाहते हैं औपचारिक रूप से बुला के, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पहली बात तो ये लोग 2 बार मना कर चुके हैं कि भाई 32 हैं और नहीं कर सकते। अब 29 से 34 का आंकड़ा छूते हुए भी नहीं दिख रहा। अगर संभावना ये होती है कि छोटी छोटी और 2-3 पार्टियां हैं और ग्रुप्स हैं जो इधर उधर से सेटिंग करके 34 तक पहुंच सकते हैं, तो ठीक है, बुला के पूछ लीजिए। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बुला के पूछिए, हमने राष्ट्रपति महोदय को भी लिखे, उसमें लेटर में भी लिखा और कहा भी कि अगर ऐसा होता भी है कि उनको दिया जाए तो उनसे पहले लिस्ट मांगी जाए कि भाई पहले लिस्ट बताओ। अगर आप फ्लोर पे ले जाके करना चाहते हो या उससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग, सबसे बड़ी चिंता यही है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बढ़ती, जितना आप करेंगे बढ़ती। और ये हम हवा में नहीं कह रहे, हमने कल इसको बताया भी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बाकायदा कोशिशें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के साथ हो रही हैं तो कांग्रेस के साथ भी हो रही होंगी, निर्दलियों के साथ भी हो रही होंगी। मुझे एक दर्शकों को याद दिलाने के लिए बताइए कि जब दिसंबर में आपको बुलाया गया था सरकार बनाने के लिए, तो क्या आपसे पहले पूछा गया था कि आपके पास पर्याप्त संख्या है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया गया, बीजेपी। 32 थे इनके पास में, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में हमें बुलाते उससे पहले ही कांग्रेस ने चिट्ठी दे दी कि साहब अगर कांग्रेस को बुलाएंगे तो यहाँ हैं। फिर हमारे पास जब कांग्रेस की चिट्ठी वहां चली गई तो उनके 8 थे और हमारे पास 28 थे, और इन्होंने शोएब इकबाल साहब ने चिट्ठी दे दी, तो वहां जाके हमारा 36 का आंकड़ा पूरा हो गया पहले ही। आपसे क्या पूछा गया कि आप इस जो कांग्रेस की चिट्ठी है उससे सहमत हैं या नहीं? नहीं, कुछ नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया कि भाई आप सरकार बनाना चाहते हैं, कांग्रेस की चिट्ठी आ गई, हमें इन्फॉर्म किया गया कांग्रेस की चिट्ठी आ गई, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल बनाने से। तो क्या यही प्रक्रिया वो बीजेपी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं या इसमें कोई अंतर है? क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि वहां राज्यपाल महोदय को, एलजी साहब को पता था कि 36 समर्थन की चिट्ठी, हाँ समर्थन की चिट्ठी है, 9 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, 28 इनके पास में है, इसलिए बहुमत का आंकड़ा पार हो गया है। यहाँ तो एलजी साहब को ही नहीं पता कि बहुमत का आंकड़ा है कि नहीं है, उनको पता है कि 29 हैं
32 से और कम हो गए हैं, तो अब किस आधार पर बुलाया जा सकता है? फिर क्या जरूरत है? फिर 9 महीने हो गए हैं और अभी भी स्पेस दिया जा रहा है कि, और जबकि अब हम बार बार कह रहे हैं, लिखित रूप से शिकायत कर रहे हैं, हमने सीडी दी, एलजी साहब को दी, पहले प्रेसिडेंट साहब को दी थी कि साहब हमारे विधायकों को धमकाने तक की कोशिश की जा रही है, वंदना कुमारी के ऊपर तरह तरह वो हुए। उसके अलावा भी हमने बताई, सारी चीजें बताई, विधायकों ने जाके अपने खुद किस्से सुनाए वहां पे एलजी साहब को। उसके बावजूद जो आपने सवाल उठाया ना रवीश, कि क्या एलजी साहब को नहीं लगता, मुझे लगता है इस वक्त जो स्थितियां हैं, ये सारा बीजेपी अपने हिसाब से स्पेस तैयार कर रही है। कब चुनाव में जाएं कि नहीं जाएं, बीजेपी के कुछ नेता लोग हुए कि भाई मुख्यमंत्री बनने का मौका है, चलो बन ही जाएं किसी तरह से, और इस बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी बन गए थे। हाँ बिल्कुल बन गए थे, बनिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग करके बनेंगे तो हमारी चिंता यह है कि फिर जो 4-4 करोड़ में विधायक खरीदने और इन सब के माध्यम से अगर सरकार बनेगी तो वो दिल्ली में महंगाई और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाएगी। आरोप प्रत्यारोप बाद में आते, पहले एक चीज स्थिति तो स्पष्ट हो जाए कि संबित, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने कभी कहा आपकी पार्टी ने कि आप दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं, या आपके पास संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी औपचारिक रूप से मतलब ठीक है कि टीवी चैनलों पे बहुत बहसें हो रही हैं, बिल्कुल नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ठीक है, अगर दूसरे राज्यों में अगर कोई राज्यपाल बिना किसी पार्टी के कहे, वो दावा नहीं कर रही, अगर उसको बुलाए, तो आप क्या करते फिर वैसे स्थिति? नहीं, देखिए, मान लीजिए यही स्थिति बिहार में हो जाती है, तो हम कुछ जो स्टैंड अभी हमारी है वही स्टैंड है। राज्यपाल का इस तरह से बुलाना 9 महीने बाद, क्या ये सही कदम है? हम तब कुछ करते जब राज्यपाल बुलाते और उसके रिएक्शन, उन्होंने अनुमति मांगी है। नहीं, अनुमति मांगी है कि वो बीजेपी से जानना चाहते हैं कि दिलचस्पी है या नहीं है। एक ये है कि ठीक है, राष्ट्रपति शासन है तो वो उनके मातहत काम कर रहे हैं। अब मेरे पास ये स्पष्ट नहीं हो, मनोज जी बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन रहते हुए क्या गवर्नर बिना राष्ट्रपति को बताए सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आप लोग बताएंगे। लेकिन फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसमें 2-3 चीज, यही चीज अगर दूसरे राज्य में होता तो आप क्या करते? मैं बता रहा हूं, 2-3 चीज है। देखिए, मैं पहले तो कैवियाट कर दूं कि हमारे जो बड़े नेता हैं और जो हमारे दिल्ली की जो नेतृत्व है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। ये बोलना पहले बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार की चर्चा चल रही। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए, राष्ट्रपति को नहीं कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, ये हमने अभी नहीं कहा है। देखिए, वो तो हमने कहा है कि जब इनवाइट आएगा हमें क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, वो हमारा धर्म बनता है। स्वाभाविक रूप से अगर हमें बुलाया जाए तो हम चिंता करेंगे। इनवाइट के आप इंतजार क्यों कर? क्या आपको नहीं पता है कि उस इनवाइट में ऐसा क्या है कि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया होता है। देखिए, 2-3 चीज मैं बता दूं। पहली बात होती है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, ये उनका धर्म होता है कि सारे ऑप्शंस को जांचे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब ये चले गए थे यहां से वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री बनने, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि प्लीज कृपया करके आप सस्पेंड में रखिए, सस्पेंशन में रखिए विधानसभा को, आप इसको डिसॉल्व मत करिए, हम ऑप्शंस देख रहे हैं। अगर सपोज, हमने तो चिट्ठी नहीं लिखा है, ये ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो वो ब्रह्म वाक्य, हम ऑप्शन ढूंढ ले तो वो हॉर्स ट्रेडिंग बता रहे हैं। क्या हमारी का ये चिट्ठी लिखना और इनका कहना क्यों ना सही माना जाए कि वो आपको एक मौका देने के लिए या आपके इशारे पर ही काम कर रहे हैं? मतलब इसके संदर्भ में यही मैंने पूछा कि यही स्थिति मान लीजिए बिहार में हो जाती, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बताता हूं, यूपी में हो जाती, तो आप राज्यपाल के बारे में या उपराज्यपाल के बारे में क्या करते? पहला विषय है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये धर्म होता है कि वो सारे ऑप्शंस को देखे, किस प्रकार से विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड सरकार कैसे बन सकती है। पर आपने तो कहा है कि नहीं बनाएंगे। नहीं, सुनिए ना, पहले उनका, हम कुछ भी बोले मगर वो ऑप्शन वो कैसे नहीं, कुछ भी बोलेंगे जब एक पार्टी कह दे कि नहीं बनाएंगे। नहीं, सुनिए तो सही, आपने कहा मेरे शब्द में डाल दिया कि नहीं बनाएंगे, हमने लिखा है। आपने पूछा आपने क्या लिखा था कि हमने बनाना है, हमने नहीं लिखा था हमने बनाना है। उसका अर्थ ये नहीं होता हमने लिखा कि हमें नहीं बनाना है। कभी नहीं कहा कि आप सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने ये जरूर कहा वहां लिखित रूप से कि आप सरकार नहीं बनाएंगे, है ना? वो 32 जो पहले चिट्ठी आई थी, उसके बाद से बहुत पानी बह चुका है ब्रिज के नीचे। अब पानी बह चुका है, उसके विषय में भी आएंगे। अगर आप बेकारी वहां पर लटके हुए हैं, आप मुझे जितना समय आपने मनीष जी को दिया, थोड़ा दीजिए, मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मत से कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी राष्ट्रपति जी को भी लिखा है, राष्ट्रपति जी लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं इस पूरे मसले में कि क्या इस चिट्ठी का जवाब दिया जाए। तो मुझे लगता है जितना हम पैनल में बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, उससे कलेक्टिव विजडम हमारा जितना है, उससे अधिक राष्ट्रपति महोदय और एलजी का होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, उन पे सवाल आपकी पार्टी के द्वारा, तभी तो आप डिस्कशन कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं, जिसके द्वारा उन पर सवाल नहीं उठाया, तभी तो आप डिस्कशन कर रहे हैं। मत बताइए कि उपराज्यपाल हैं या राज्यपाल
हैं तो वो संविधान के आखिरी व्यक्ति हैं, संविधान की व्याख्या के। ये तो नहीं है ना, अनइंटरप्टेड अपने विषय को रखने का मौका रवीश जी देखिए, मैं एक सेंटेंस हम दूसरे बात, ठीक है, हमें श्रद्धा रखना चाहिए, पर ये मत बताइए कि संविधान की वो अंतिम व्याख्या है। रवीश जी, मैं वो अंतिम व्याख्या नहीं है। निवेदन करूंगा, तमाम मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप नहीं, वो ठीक है, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आजकल ट्विटर पर बड़ा चलता रहता है, वेल डन संबित पात्रा, मुझे एक विषय को रखने दे पूरी समग्रता के साथ। देखिए, मेरा इतना कहना है, हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, वो चिट्ठी हमारे पास आएगा, हम निर्णय लेंगे। उस निर्णय में अगर आपको कोई खोट नजर आए, आप स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ जाएं, उस पर चर्चा करें। अभी अगर मजाक में कहूंगा कि मेरी चाची के मूछे होते तो वो चाचा कहलाती। ये सिद्धू साहब हमारे यहाँ कमेंट्री में बड़े करते थे। नहीं, ये स्पेकुलेशन के साथ करते थे। ये स्पेकुलेशन है, हम एक स्पेकुलेशन पे इस तरजीह पर क्यों डिबेट कर रहे हैं कि मानो कल सरकार हम बना ही रहे हैं। कुल मिला के सीरियसली आपने ये कहा कि जो पुरानी चिट्ठी थी, अब उसके बाद बहुत पानी बह गया। अब इसको मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं, क्योंकि ये बार बार डिबेट में चलता रहेगा, तो इसलिए मैं बता दूं, आप 2 मिनट सुन लीजिए क्यों पानी बहा है। देखिए, पहले हमने बहुत स्पष्ट रूप से हर्षवर्धन जी ने लिखा, हमारे पास संख्या तो हम सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की है, मगर हमारे पास वो मैंडेट नहीं है जोड़ के कि हम सरकार बना सके, इसलिए मौका इनको मिलना चाहिए। इनकी सहनाई बजी शादी हुई कांग्रेस के साथ, फिर इन्होंने सरकार संभाला, मगर संभाला कैसे? वाराणसी चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए, स्वाभाविक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा के अपने सेकंड इतना उतावलापन ठीक नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, उसके बाद इन्होंने दिल्ली के जनता को गिनी पिग के रूप में ट्रीट करके प्रधानमंत्री बनने के लिए वो चले गए। तो स्वाभाविक रूप से ये कोई स्थिति नहीं, ये स्थिति है, स्थिति वो नहीं बदली, स्थिति बदली है कि कागज पे आपके पास संख्या नहीं है, ये स्थिति है। क्या इस स्थिति में बदलाव आया है? मैं एक सेकंड, नहीं, वो तो आप लोग का आपस में आरोप प्रत्यारोप है। क्या इस स्थिति में बदलाव आया? मैं बता रहा हूं, कोई नई संख्या आ गई? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूं इस विषय को। देखिए, इनके पास भी संख्या नहीं था सरकार बनाने का, चिट्ठी दे दी कांग्रेस वालों ने, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूं हम सरकार नहीं बना रहे हैं, आप एक उपक्रम सोच के देखिए, इमेजिनेशन में चल रहा है, सोचिए। हाँ, ठीक है, अभी तो बात ही कर रहे हैं। क्यों ये ऑप्शन इनके लिए हो सकता है, दूसरों के लिए नहीं हो सकता है क्या, कि कोई सपोर्ट कर दे? क्यों नहीं हो सकता है? इन्होंने ये ऑप्शन यूज किया, हम नहीं कर रहे हैं। मैं इस उपक्रम को स्पेकुलेशन में ला रहा हूं, ठीक है। इनको किसी ने सपोर्ट कर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सरकार बना लिया। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे फेवर में 9 विधायकों की चिट्ठी एलजी साहब के पास पहले ही जा चुकी थी, ठीक है। पर वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इनकी पार्टी के नेतृत्व ने अभी फैसला नहीं किया, पर ये कह रहे हैं कि एक तो पानी बह गया, परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसलिए कि उस 12 दिसंबर की चिट्ठी पर अब अटके रहना उतना नहीं है, कि काफी पानी बह गया, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे इनको किसी ने चिट्ठी इनके बिना मांगे दे दी, इनको भी कोई दे सकता है चिट्ठी। ये स्पेकुलेशन में कह रहा हूं। स्पेकुलेशन नहीं, पहले वाला भी स्पेकुलेशन है। नहीं, सब कुछ स्पेकुलेशन पे चल रहा है, चाची की मूछें होती वाले में चल रहा है। कैसे? ये कोई थोड़ी बात है साहब, ये कोई थोड़ी बात है। क्यों थोड़ी बात? आप राजनीति की हर चर्चा को ऐसे थोड़ी खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल, अरे वाह, हमारा इतना आपको कहना नहीं करता है मतलब क्या है? रवीश जी, मेरा इतना कहना है, ये नहीं चलेगा। नहीं, रवीश जी सुनिए, मेरा कहना है कि आपने उपराज्यपाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं यही जानना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ कि इनके ऑप्शंस ब्रह्मवाक्य हैं, किसी दूसरे के ऑप्शन क्यों नहीं चलेंगे? देखिए, ये क्या कह रहे हैं कुल मिला? हाँ, इन्हीं की बात कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। नहीं, ये आपका चालू हो गया। नहीं, ठीक है, सुनिए तो जरा सा। देखिए, सतीश उपाध्याय जो कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने टीवी पे कहा, और मैंने खुद उन्हें कहते हुए सुना, और हम सब लोगों ने सुना होगा, कि जैसे ही हमें निमंत्रण प्राप्त होगा, हम आधे घंटे के अंदर मुख्यमंत्री चुन लेंगे। ये बयान बाकायदा रिकॉर्ड पर है। इस बयान का क्या मतलब हुआ? इस बयान का मतलब नहीं है ये बयान देने के लिए। इस बयान कौन? दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष। इस बयान, मेरा कहना है आजकल अधिकृत कौन नहीं है, इस पे चर्चा चलती है। इस वक्तव्य का अर्थ निकालने के लिए आपको पॉलिटिकल फिलोसोफर तो नहीं होना है। इसका तो सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसे केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर के निमंत्रण की, ठीक है, आशा है। पहली बात। एक मिनट, अब तो आप अपने लिए आप पूरा समय मांग रहे थे। एक बात नहीं बोलना चाहिए, मिल जाएगा ऐसा क्या? वो तो आप बोलेंगे, और टीवी में कुछ बातें तो अधूरी रह ही जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पहले भी एक टीवी चैनल पे चाची की मूछें होती तो हम उसे चाचा कह रहे होते। मेरा कहना यह है कि मैं दाढ़ी की बात करूंगा। वन-लाइनर वैसे बड़ा फेमस है। नहीं, मैं मूछों की नहीं, मैं दाढ़ी की बात करूंगा। किशोर कुमार साहब थे, उन्होंने अपने बुढ़ापे में अंतिम समय में एक फिल्म बनाई थी, बढ़ती का नाम दाढ़ी। फिल्म घटिया थी, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो पत्रकारों से पूछा कि आपने इतनी घटिया फिल्म क्यों बनाई, जबकि पहले जवानी के दिनों में चलती के नाम गाड़ी बहुत हिट फिल्म थी। तो उन्होंने कहा, जब किसी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है तो कुछ उसको गिराने का काम वो खुद ही करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में चुनाव जीतने के बाद प्रतिष्ठा आसमान छू रही है।
अब दिल्ली भाजपा के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उस प्रतिष्ठा को कैसे हम गिरा दें। देखिए, तर्क आप कोई भी दें, दलील कोई भी दें, आप संविधान की कोई भी दफा या धारा ले आए, आप किसी भी नजीर को ले आए, लेकिन लोकतंत्र केवल तर्कों के आधार पर थोड़ी ना चलता है। हाँ, तो ठीक है, मैं उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं। स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है कि एलजी ने क्या गलत किया चिट्ठी लिख के प्रेसिडेंट को कि हमें अनुमति चाहिए बीजेपी को बुलाने के लिए, उनकी दिलचस्पी है या नहीं, क्या गलत किया? जो एलजी ने यहां किया है, इसी से मिलता जुलता काम कभी रमेश भंडारी ने उत्तर प्रदेश में किया था। तब रिसीविंग एंड पर, यानी नुकसान पहुंचने वाले एंड पर कौन खड़ा था? इनकी पार्टी खड़ी हुई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल की विजडम, जिसको कलेक्टिव विजडम ये कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहा था? वो सड़क पर निकल आई थी राज्यपाल के खिलाफ। नहीं, वो कोई उनका कोई राज्यपाल हो, मुझे उससे मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि राष्ट्रपति के जरूरत पड़ेगी तो जो विवेकाधिकार पर फैसले लिए गए हैं, या तो विधानसभा भंग करने के या फिर किसी को गवर्नर बनाने के, वो कोर्ट में उसको सीमित संदर्भों में दिखाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे आदेश हैं। एलजी साहब के पास हम कल सुबह जा रहे हैं 9:30 बजे, और हम उनसे यही कहने जा रहे हैं, साहब आपने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें आपने अपनी इच्छा जताई है बीजेपी को बुलाने की, सरकार की, लेकिन बीजेपी तो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और उसके पास में मैथमेटिक्स में नंबर नहीं है। तो अगर हम एलजी साहब को ये कह रहे हैं, एलजी साहब को हम ये कहने जा रहे हैं कि साहब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, अब आप अपनी राय बदल दीजिए, अपनी चिट्ठी भी बदल दीजिए, तो हम कहां गलत कर रहे हैं? ठीक है रवीश, एक छोटी सी बात बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें इजाजत दे दे कि आप दिल्ली में अपनी सरकार बना लीजिए, अगर कोई भी इजाजत दे दे, इस हालत में अगर ये सरकार बनाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ गुणा भाग ऐसा करना पड़ेगा जो कि सामान्य तौर पर जनता को पचने वाली जो राजनीतिक नैतिकता है उसके विपरीत जाएगा। उससे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की इतनी नैतिकताओं को देखिए, बचाया हुआ है। मैं कह रहा हूं दिल्ली में नहीं, जनता कुल मिला के बाद में सजा मिलती है, ऐसी बात नहीं है। यूपी में भी सजा मिली और बाद में सजा सबको मिलती है। दिल्ली में भाजपा की शान में बट्टा लगेगा और उसका असर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की शान पर होगा। मनोज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उपराज्यपाल क्या आपने संवैधानिक दायरे में काम कर रहे हैं, उनके पास ऐसी कौन सी नई परिस्थिति आ गई है जिससे लगता है उनको कि बीजेपी को बुलाकर पूछा जाए? दोनों की सीटों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा का फर्क है? थोड़ी सी बात आपको ये कह रहा हूँ, एक तो थोड़ा अगर टेक्निकल आ जाए तो अच्छा है आपके जरिए। विषय ये है कि जो सदन और सरकारें वो नियमों से ज्यादा परंपराओं से चलती है। अभी जैसे मनीष, और आलोचना जो है कभी नियमों के आधार पर होती है, कभी परंपरा के आधार पर होती है। अभी जो मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं, मेरा मानना है कि तकनीकी रूप से उपराज्यपाल ने जब इनको बुलाया तब वो गलत थे। तब वो गलत थे जैसे आज गलत है, चूंकि तब इन्होंने अपनी चिट्ठी में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया था कि हम बहुमत का ये 36 का आंकड़ा कैसे पूरा करेंगे। तब तो जिस कांग्रेस ने बिना मांगे उनको समर्थन दिया था, उसको एज्यूम कर लिया उपराज्यपाल ने कि ये सरकार बनाने जाएंगे तो इनको वो समर्थन देंगे। इसलिए अभी भी जैसे उपराज्यपाल ने उनको 100% आप गलत नहीं कह सकते, वो उन्होंने गलत किया है। और निश्चित रूप से आप सब हम जानते हैं यहाँ जो भी बैठे हैं कि वो गलत ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको करने के लिए कहा गया है कि भाजपा की सरकार आप बनवाइए। ये भी परंपरा तो है ही जी। परंपरा ये अब हो क्या गया है कि बहुत सारी चीजें जो गलत परंपरा डल गई है वो आगे और उसको और बढ़ाने की प्रक्रिया में ये सब किया गया है। भाई हमारे आप जैसे अभी शुरू से आपने शुरुआत ही इस बात से की कि ये आंकड़ा साफ दिख रहा है कि 34 नहीं हो रहा है, आप 34 नहीं हो रहा है और फिर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दे फस से ये पहली स्थिति ये होती कि भाजपा जब सरकार बनाने की बात आई, जिस तरह से पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कह के मना कर दिया, तब ये माना गया कि वो इसलिए मना कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पर इसका गलत असर पड़ेगा और बदनामी होगी। अभी भी ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि चूंकि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये जैसे 4 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार बन रही है। अगर सरकार बनेगी भी या बनाने की अगर ये कोशिश भी करेंगे तो जो हालात अभी आम आदमी पार्टी ने बना दी है, कांग्रेस तो अब मुझे लग रहा है इस खेल में शामिल होगी नहीं आसानी से, तो आम आदमी पार्टी उन्हें सरकार बनाने नहीं देगी। मुझे सड़कों 2 सवाल का जवाब दीजिए जी कि आपने कहा कि तब भी उपराज्यपाल गलत थे और अब आज भी गलत उपराज्यपाल गलत जी। और एक जो मनीष ने कहा कि क्या, जो मैं अपने शुरू में कह रहा था कि क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति को नहीं बताना चाहिए था कि खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, ये भी आशंकाएं हैं? बताना चाहिए था,
निश्चित रूप से बताना चाहिए था कि क्या उसकी कोई आशंका या संभावना तो खारिज नहीं कर सकते। आरोप है, इन्होंने उन पर लगाया, उन्होंने इन पर लगाया जी। तो क्या उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को सही स्थिति बताई? नहीं बताई। ये उपराज्यपाल की पॉसिबिलिटी, चूंकि हम सब जानते हैं कि उपराज्यपाल अभी किस भूमिका में है, चूंकि वो मुश्किल में, जो संवैधानिक पद है सारे जगह बदले जा रहे हैं, उनको भी ये लग रहा होगा कि देर सवेर हमें ना बदल दें, इसलिए अभी वही करें जो भाजपा के लोग उसके बाद भी बदल देंगे तो कर देंगे रवीश में। लेकिन मेरा निवेदन ये है मनीष सिसोदिया जी से और इनकी पार्टी से कि अगर वाकई ये लोग चुनाव के लिए गंभीर हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने विधायकों से इस्तीफा दिलवा दें। ये तो कल झक मार के भाजपा के लोग चुनाव डिक्लेयर कराएंगे और फिर चुनाव इन 4 राज्यों के साथ होगा। और जो आम आदमी पार्टी आज जिसके लिए उतावली है या बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अभी दिल्ली में तो उनका एज है, वो साबित हो जाए। आपको मैं बताऊं कि एक बार ऐसे ही मुलायम सिंह यादव ने सारे विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया और उसी दिन 9/11 हो गया। तो यूपी की उतनी बड़ी घटना की खबर जो है यूपी के अखबारों में ही एक लाइन में छपी थी, सिंगल कॉलम में। तो अगर आप मीडिया स्टंट के हिसाब से कुछ करना चाहते हो तो समझ लीजिए कि आपको कल पता होना चाहिए कि कल कौन सी घटना होने वाली है।